नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विज्ञान के संभावित प्रश्न जो 2023 और 24 यानी कि अब की बार परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं विज्ञान में। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन लिया है संभवतः, उसमें से आपका बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले होगा। ठीक, चलिए एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ जो है इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आप जो जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिए, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन है पहला, बल किसे कहते हैं तथा इसका प्रकार भी लिखिए। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे बल, स्केच से बहुत अच्छे से। हमने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो है उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से करिएगा पेपर में। इसकी परिभाषा हो जाएगी, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा पेशीय बल। कौन सा? पेशीय बल। पेशीय बल का कैसे लिखेंगे परिभाषा, जब हम किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। यानी कि एक एक लाइन लिख देंगे तब भी आपका 50 वर्ड बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा भी होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल के लिखेंगे, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, एक इसका उदाहरण है, पेशीय बल का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है आपका द्वितीय बल, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी जब कोई पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी क्या होती है, अपनी ओर खींचती है ना, तो किस बल के कारण? वो गुरुत्वीय बल के कारण ही खींच पाती है। ठीक है, अगला है चुंबकीय बल। तो चुंबक लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेता है तो इसे चुंबकीय बल, यानी कि इसमें चुंबकीय बल कार्य करता है, इसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, अगला है आपका विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण में जैसे प्लास्टिक के स्केल को बाल में रगड़कर कागज के पास ले आना, एक इसका उदाहरण है, विद्युतीय बल का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद अगला आपका लास्ट है घर्षण बल। घर्षण बल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, या आपका वैसे ही पूछा जा सकता है घर्षण बल क्या होता है, अति लघुत्तरी में ही पूछा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, तो किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक, अगर केवल आपका घर्षण बल पूछेगा तो आप लिखिएगा किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यह बल, इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां भी है। ठीक, घर्षण बल के ये लाभ होते हैं कि जब आदमी कोई सड़क पर चलता है तो वह जो है आराम से उसमें सुगमता से चल लेता है। अगर वही घर्षण बल नहीं होता तो वह कोई व्यक्ति चल नहीं पाता, बल्कि वह फिसल कर गिर जाता। ठीक, ये सब चीजें हैं घर्षण बल के। तो हर चीज का अपना लाभ और हानि दोनों होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त पत्ती तथा सरल पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर आपका हो जाएगा, सरल पत्ती में केवल एक ही फलक होते हैं और संयुक्त पत्ती में फलक कई होते हैं, जो छोटे छोटे पर्डों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है, सरल पत्ती के कक्ष में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका या इससे बनी शाखा होती है, लेकिन इसमें इसकी शिरा पृच्छाकार के रूप में कलिका होती है। पर्णकों के कक्ष में कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगला पॉइंट है, इनके आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनुपर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मध्य शिरा पृच्छास के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, लेकिन पर्णकों के आधार पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन क्या होता है बीजों का, बीजों के प्रकीर्णन से आशय है कि बीजों का एक दूसरे स्थान तक फैलने की क्रिया क्या कहलाती है, बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। और यह निम्न प्रकार से भी हो सकता है, जैसे आपका वायु द्वारा होगा, पानी द्वारा होगा, जंतु द्वारा होगा, पक्षियों द्वारा होगा। यानी कि वायु द्वारा
पानी द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मानव द्वारा। अगर ये लघु उत्तर में पूछा तो आप इनके बारे में भी एक एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक, जैसे वायु द्वारा कैसे होता है, जब हवा चलती है तो उनके परागकण जो है उड़ के जाके वर्त कागज पर मादा के जाके चिपक जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वहां से भी प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक, ऐसे पानी द्वारा भी होता है, जंतु द्वारा भी होता है, पक्षी द्वारा भी होता है, मानव द्वारा भी होता है। ठीक, तो इन सब के बारे में एक एक लाइन लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला है पुष्प के विभिन्न अंग बताइए। तो पुष्प के कितने अंग होते हैं? मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो एक एक हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसमें एक एक लाइन। एक पुष्प का बाहरी तथा चौथा चरण होता है, ये हरे रंग का होता है। फूल खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, इसकी इकाई बाह्य दल कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगला दलपुंज क्या होता है? दलपुंज परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, यह सुगंधित होता है, पुंकेसर और अंडक की रक्षा करता है। यह आपका दलपुंज हो गया। अब पुमंग क्या होता है? पुमंग के अंतर 2 या 2 से अधिक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें पुमंग कहते हैं। यह नर जन्नांग कहलाता है। ठीक, अगर जायांग की बात करेंगे तो पुष्प का मादा जन्नांग, इनकी इकाई को अंडक कहते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हो जाएगा, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। पहला काम तो पत्ती का ये हो गया। दूसरा काम आपका हो जाएगा, पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद अगला कार्य होता है, पत्तियों द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, इसके बाद अगला हो जाएगा, पत्तियां फंगी, कीड़े आदि जीवों के भोजन का कार्य करते हैं। यानी कीड़े जो होते हैं वो भोजन का कार्य करते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। पत्तियां फंगी, कीड़े आदि जीवों के भोजन का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियां जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं ना पत्तियों को, तो वही चीज। अगला, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? लिखिए। ऊर्ध्वपातन का मतलब वही होता है कि जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसको सीधे गैस में बदल देना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था से सीधे, सॉरी यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कितना मत लिखिए, अवस्था में सीधे परिवर्तन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका कपूर हुआ, दूसरा आपका नौसादर हुआ, ये उदाहरण किसके हैं? ऊर्ध्वपातन के हैं। ठीक, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, वाष्प तथा गैस में अंतर लिखिए। तो एक तरफ वाष्प लिखेंगे, एक तरफ गैस लिखेंगे। पहला हो जाएगा, वाष्प गैस और तरल के बीच संतुलन की स्थिति बनाती है। पहला पॉइंट इसमें हो गया। गैस में हो जाएगा, पदार्थ की एक अवस्था है जिसका आयतन आकार अनिश्चित होता है। ठीक, इसके बाद अगला आपका हो जाएगा, वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें, दाब बढ़ाकर बिना ताप किए वाष्प की अवस्था में परिवर्तन की जा सकती है, लेकिन इसमें दाब व ताप दोनों बढ़ाने की आवश्यकता होगी, गैस की अवस्था में परिवर्तन तभी हो पाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है, भंगुर व अभंगुर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम भंगुर को देखेंगे। तो भंगुर क्या होते हैं? वही, यानी कि जो कुछ वस्तुओं पर आघात करने पर या पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं या चूड़ बन जाते हैं, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे आपका कांच हुआ, कोयला हुआ आदि, ये सब क्या है? ये सब भंगुर पदार्थ हैं।
ठीक है। इसके बाद आभंगुरता की बात करते हैं तो आपका आभंगुरता हो जाएगा वे पदार्थ जिन पर आघात करने या पीटने पर ना तो टूटती हैं और ना ही चूर्ण बनती हैं, आभंगुर कहलाते हैं। जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ आदि। ये सब सोना चांदी क्या है, भंगुर नहीं होंगे। इन सबको पीटने पे चूर्ण नहीं बनेंगे, बल्कि यह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका तलछटीकरण या निथारना। तलछटीकरण या निथारना, अब इसका क्या होगा परिभाषा। द्रव में अम्लीय पदार्थ ठोस पदार्थ को अलग करने की क्रिया, जिसमें ठोस व द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है, जिससे ठोस पदार्थ तली में बैठ जाता है और द्रव को निथार कर अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आपका तलछटीकरण कहलाता है। जैसे आपका बालू और पानी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीनना से क्या तात्पर्य है। जो हम लोग कोई चीज बीनते नहीं है खर खबर, तो उसी चीज को बीनना से यहाँ तात्पर्य क्या है। तो अनाजों को जैसे गेहूं, चावल, चना, दाल आदि में कुछ अनुपयोगी पदार्थ हैं जैसे मिट्टी, कंकड़ आदि मिल जाते हैं, इन्हें हाथों से बीन कर अलग किया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीनना कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है आपका यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले यौगिक लिखेंगे वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे जल। इसमें क्या है, दो परमाणु है ना, एक आपका ऑक्सीजन का परमाणु, दो हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक, इसके बाद अगला आपका हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो यह पदार्थ आपका मिश्रण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए किसी अनुपात में, लेकिन यहाँ पे क्या एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक, जैसे आपका कार्बन तथा वायु दोनों जब मिलाया था तो आपका धुआं बनता है। ठीक, चलिए अगला पदार्थ की अवस्थाओं का नाम लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, मुख्यतः तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है जड़त्व से क्या अभिप्राय है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण या जिस वह अपनी अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। यानी कोई भी स्थिति जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है या इसी चीज का विरोध करती है, यह आपका क्या करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक, जैसे कोई भी चीज गति कर रहा है कोई भी, तो वह गति ही करना चाहता है। ठीक, और कोई चीज स्थिर है तो वह स्थिर रहना ही चाहती है। अगला है आपका अलैंगिक जनन की विधियां का नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। आपका पहला है विखंडन, फिर मुकुलन, तीसरा खंडन और चौथा है बीजाणु द्वारा। तो बस केवल नाम पूछा तो बस हम लोग केवल नाम लिखेंगे। ठीक, चलिए ये आपका अभिलघोत्री का क्वेश्चन है। अगला बीज से आप क्या समझते हैं। बीज पौधे का अत्यंत छोटा जीव होता है। इसमें वयस्क पौधे के संपूर्ण अंग लघु रूप में पाए जाते हैं। बीज का निर्माण गर्भाशय में होता है। बीज को सुषुप्त पौधा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन में जनक पौधे के हिस्सा, जड़, तना और पत्ती का प्रयोग कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इस विधि में पौधे के कायिक भाग से नए पौधे विकसित होते हैं। परागकण से आप क्या समझते हैं। परागकण क्या होता है, इसको देखिए। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण के लिए या परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है? पहला आपका स्वपरागण, दूसरा आपका परपरागण। ठीक, आगे बढ़ें। मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ को स्पष्ट कीजिए। पहला आपका है मूसला जड़। ऐसे पौधे जिनके जड़ें जमीन के अंदर तक गई रहती हैं तथा उनसे जल अवशोषित करने में आसानी होती है तथा ये सिंगल जड़ें होती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। जैसे चना, मटर, इमली आदि, ये सब कैसी जड़ें हैं? मूसलाधार जड़ें हैं। ठीक, अगला है आपका अपस्थानिक जड़। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें मूलांकुर के अन्य भाग तथा अन्य पत्ती से विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं तथा इन्हें झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जैसे आपका गेहूं हुआ, प्याज आदि, या बांस भी लिख सकते हैं। ठीक, ये सब कैसे जड़ के अंतर्गत आ जाएगा? अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अगला सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी आप किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला मापन से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। ठीक, बात समझ में? यानी कोई भी राशि है तो उसको अगर संख्या में व्यक्त करना हो तो कैसे? वो जोखा जाएगा ना। तो जब वो जोखा जाएगा तो वो आपका मापन वही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन था। आशा है कि इसी में से लगभग बहुत से क्वेश्चन सीधे हूबहू पेपर में आपके फंस जाए और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके लाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।